नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हो गया है 2 अप्रैल, बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें, रूस ने भारत और प्रधानमंत्री मोदी से जताई है यूक्रेन युद्ध के बीच मध्यस्थता की लगाई गुहार। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, भारत कैसे सुपर पावर बन रहा है, इस वीडियो में आप बने रहिए अंत तक। हम आपको बताएंगे रूसी विदेश मंत्री पीएम मोदी से मुलाकात की, लेकिन पीएम मोदी सबसे पहले कहा तत्काल युद्ध पे लगाओ विराम। दूसरी बड़ी अपडेट, जम्मू कश्मीर के 12 रोहिंग्या लिए गए हिरासत में। बड़ी खबर, देश भर में रोहिंग्याओं की तलाशी चलेगा चाबुक, बड़ा ऐलान कर दिया है गृह मंत्रालय ने। तीसरी बड़ी अपडेट बताएंगे, सर्गेई लावरोव ने भारत दौरे के बीच कहा हम भारत से चाहते हैं मध्यस्थता कराए यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच। जी हाँ, तो ये भारत की ताकत है, ये हम आपको बताएंगे। और रशिया और भारत के बीच मीटिंग के बीच चाइना को बड़ा झटका दिया है अमेरिका ने। अमेरिका के भी प्रवक्ता है, अमेरिका के डिप्टी एनएसए ने कहा चीन अगर घुसपैठ की तो इस बार एलएसी पे अगर चीन ने घुसपैठ की तो रूस भी बचाने नहीं आएगा, और परिणाम जो है अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे चाइना। तो ये अमेरिका ने कहा है, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच बिग ब्रेकिंग एयर स्ट्राइक हो रही है ताबड़तोड़। रूस और यूक्रेन में शांति वार्ता भी जारी है, लेकिन युद्ध भी लगातार जारी है, वो हम आपको बताएंगे। और इजराइल में भी कैसे आतंकी हमले बढ़ गए हैं रमजान से पहले, हिंसा की बहुत बड़े पैमाने पर आशंका, वो हम आपको बताएंगे। 16 से बढ़कर 30 हो गई नाटो देशों की संख्या। चीन ने अमेरिका पर क्यों फोड़ा बम। तो इस बीच नेपाली पीएम भी दौड़े दौड़े भारत आ गए हैं, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात, ये भी हम आपको बताएंगे क्यों। तो दोस्तों, भारत बन गया है पूरी दुनिया का हब, विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है। और पाकिस्तान पड़ोसी देश कैसे रो रहा है, इमरान खान की सत्ता जाते हुए दिख रही है। मोदी से टकराना इमरान को कैसे पड़ गया भारी, तो वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले रूसी विदेश मंत्री लावरोव, कहा चाहते हैं कि पीएम मोदी मध्यस्थता कराए रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच। तो पीएम ने कहा तत्काल युद्ध विराम लगे इस युद्ध पर। भारत के 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को दिल्ली पहुंचे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने शुक्रवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है। पीएमओ के मुताबिक मुलाकात के दौरान रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने पीएम मोदी को यूक्रेन की स्थिति के बारे में एक जानकारी दी है, जिससे चल रही शांति वार्ता भी शामिल है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंसा की शीघ्र समाप्ति के लिए भी अपने आह्वान को दोहराया, और पीएम मोदी ने कहा है कि अगर शांति समझौते के साथ युद्ध विराम यानी सीज फायर हो तो वो सबसे बढ़िया होगा ऑप्शन। इसके साथ ही रूस के विदेश मंत्री ने भी पीएम मोदी से तत्काल अवगत कराने के बाद कहा कि ये सिचुएशन है, अब इसमें युद्ध विराम की आशंका और युद्ध विराम के चांसेस कहाँ पे हैं, ये आपको तलाशने हैं। और आपको युद्ध विराम यानी शांति समझौता जो है अब आप के जिम्मे है, आप कैसे इन पूरे मसले को कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक तरीके से पीएम मोदी को एक टास्क दे दिया गया है। विदेश मंत्री ने स्पष्ट कहा है, जो रूस के विदेश मंत्री उनके आप वक्तव्य को सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि भारत की ताकत क्या है, रूस की नज़र में भारत की अहमियत क्या है, उस बात को आप समझेंगे। दरअसल रूस के विदेश मंत्री एक अपडेट दिए हैं, अभी तक जितने युद्ध में कितने रूसी सैनिक मारे गए हैं, कितने यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं, कितनी कैजुअलिटी यूक्रेन में हुए हैं, कितनी कैजुअलिटी रूस को हुई, और कितना रूस को अचीवमेंट हुआ है, क्या कुछ अचीवमेंट हुआ है, और ये युद्ध कितने दिन तक चलेगा, ये सब कुछ रूस के विदेश मंत्री पॉइंट टू पॉइंट पीएम मोदी को बताया। और इसके बाद उन्होंने कहा कि अब आप बताइए कि इसमें सीज फायर कैसे किया जाए, ये आप समझ सकते हैं। इससे आप पीएम मोदी की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। वो तमाम विपक्षी के नेता के मुंह पे भी करारा तमाचा, और दुनिया के उन तमाम लोगों को जो रूस और भारत की दोस्ती में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। इतना ही नहीं, रूस के विदेश मंत्री ने और बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि जहां हम तत्काल इस विवाद पर हल चाहते हैं, तो दूसरी तरफ भारत के साथ हम अपने आर्थिक प्रतिबंधों के बीच जो है भारत जो चाहेगा हम उसे सप्लाई करने को तैयार हैं। आप दोस्तों थोड़ा ये डिटेल्स में हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि रूस के विदेश मंत्री ने कहा भारत जो चाहता है हम उसे सप्लाई करने को तैयार हैं, लेकिन भारत को अभी हमारे आर्थिक स्थिति खराब है, यानी रूस की
आर्थिक स्थिति खराब है, भारत हमारी मदद करे। ये चीज़ें उन्होंने प्रस्ताव रखा, यानी हम सब कुछ देने को, हथियार से लेकर हर चीज़ जो है भारत को सप्लाई करेंगे, चाहे तेल हो चाहे वो जो चीज़ें हम भारत को देंगे, लेकिन भारत हम पे कहीं ना कहीं एक तरीके से आर्थिक मदद वर्तमान सिचुएशन में करे। हालांकि भारत भी पीछे नहीं हट रहा है, आर्थिक मदद करने को तैयार है और इस प्रतिबंधों के बीच जो है भारत को बड़ा फ़ायदा हो रहा है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं भारत की अच्छी बात है और रूस के विदेश मंत्री ने पीएम मोदी से ये गुहार लगाई है। इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है एक और इस बीच, जहां जम्मू कश्मीर में रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी हुई है। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, 12 रोहिंग्या एक साथ गिरफ्तार किए गए हैं। जी हाँ, 12 रोहिंग्या जम्मू कश्मीर में एक साथ गिरफ्तार किए गए हैं और इन रोहिंग्याओं पे कहीं ना कहीं एक तरीके से एक्शन चल रहा है। गृह मंत्रालय ने पहले ही रोहिंग्याओं को लेकर डेटा कलेक्ट करने की बात कह दी गई थी। उत्तर प्रदेश में भी रोहिंग्याओं को डेटा कलेक्ट किए जा रहे हैं और जहाँ जहाँ अवैध इल्लीगल तरीके से रोहिंग्याएं हैं उन सब पे कहीं ना कहीं एक तरीके से शिकंजा जारी है। लेकिन इन सब के बीच दोस्तों, जो बड़ी खबर निकल के आ रही है वो प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट करने के बाद अब जम्मू कश्मीर में 12 रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी, ये अपने आप में कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। तो दोस्तों, इसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिकी एनएसए ने चीन को दी है धमकी। कहा अगर इस बार एलएसी पर किसी तरीके का कोई भी एक्शन किया तो रूस भी बचाने नहीं आएगा। जी हाँ, जो मैं बोल रहा हूं पॉइंट टू पॉइंट, यही सेम रूस के अमेरिका के डिप्टी एनएसए ने कही है। दरअसल अमेरिका ने गुरुवार को आगाह किया है कि रूस के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करने वाले देशों को अंजाम भुगतने होंगे। अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए दिलीप सिंह ने भारत यात्रा के दौरान एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा है, कोई भी इस बात पर भरोसा नहीं करेगा कि अगर चाइना एलएसी का उल्लंघन करता है तो रूस भारत की मदद के लिए दौड़ता हुआ आएगा। दिलीप ने कहा है कि भारत की रूस से ऊर्जा खरीदी फिलहाल अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि भारत रूस पर अपनी निर्भरता कम करे, यानी भारत जो है रूस पर अपनी निर्भरता कम करे। रूस के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों को तैयार करने में अहम भूमिका निभाने वाले दिलीप सिंह बुधवार को दिल्ली आए। उन्होंने कहा कि चीन ने घुसपैठ की तो रूस बचाने नहीं आएगा। मास्को पर लगे प्रतिबंध नहीं मानने वाले देश अंजाम भुगतेंगे, ये डिप्टी एनएसए ने कहा है। तो इसके साथ ही चाइना को भी चेतावनी दी है, भारत को भी आगाह किया है। हिंद प्रशांत के लिए चीन एक रणनीतिक खतरा बताया है। रूस और चीन के संबंध भारत के खिलाफ साबित होंगे। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से उन्होंने भारत को जहां एक तरफ आगाह किया है, वहीं चाइना को भी एक तरीके से आईना दिखाया है। भारत को भी एक तरीके से कहीं ना कहीं एक बड़ी बातें हैं कि भारत को भी कहीं ना कहीं एक तरीके से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एलएसी पे घुसपैठ हुई तो सबसे पहले हम आपके साथ खड़े होंगे, यानी रूस के साथ जो है रूस बाद में खड़ा होगा, पहले हम आपके साथ खड़े होंगे। ये बताने और जताने की अमेरिका कोशिश कर रहा है। अब एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें नेपाली प्रधानमंत्री देउबा भी आ गए हैं भारत। दोस्तों, भारत की बात करें तो इस समय हब बन चुका है। दुनिया भर के तमाम देश जो हैं वो भारत में प्रेजेंटी लगाने आ रहे हैं, भारत की शरण में आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने आ रहे हैं। यही कारण है कि अब नेपाल के प्रधानमंत्री देउबा भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। देउबा से बातचीत जारी, बातचीत चलेगी और इसके साथ साथ आपको बता दें नेपाल के तमाम मुद्दों को हल करने के लिए ये चीज़ें कही गई हैं। आने वाले समय में जिस तरीके की ये चीज़ें निकल के आ रही हैं वो कहीं ना कहीं नेपाल की भी अकड़ ढीली दिख रही है। चाइना को लेकर जिस तरीके से चाइना ने अब उनके नेपाली गांवों पे कब्जा करना शुरू कर दिया, ठीक उसी तरीके से अब भारत की शरण में नेपाल आता हुआ दिखाई दे रहा है। कई मायनों में 3 दिवसीय दौरा है, जो कि कई मायनों में ये महत्वपूर्ण है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। गेहूं बिक रहा महंगा, रूस दे रहा सस्ता तेल, भारत को यूक्रेन युद्ध में डबल बेनिफिट समझिए। दरअसल यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग में भारत को बड़ा फ़ायदा दिख रहा है। भारत में गेहूं की कीमतें एमएसपी से ज़्यादा हो गई हैं। मिस्र देशों की बात करें तो मिस्र देश जो है
वो कहीं ना कहीं एक तरीके से काम कर रहे हैं। मिस्र देश भारत में गेहूं की कीमतें एमएसपी से ज़्यादा हो गई है। इसके साथ मिस्र जैसे देशों ने आयात में भारत से संपर्क भी किया है। आपको बता दें गेहूं का एमएसपी 2050 रुपये है, जबकि भारत में दाम बढ़कर 2250 से लेकर 2300 रुपये तक हो गया है। इसके अलावा भारत को रूस से सस्ता कच्चे तेल भी मिलने जा रहे हैं। रूस ने भारत को इस साल 15 मिलियन बैरल कच्चा तेल देने का फैसला लिया है। इसके अलावा इस पर $35 प्रति बैरल तक का डिस्काउंट भी दिए जाने की तैयारी है। पूरे मामले की जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि रूस से ज़्यादा तेल भारत को बेचना चाहता है, क्योंकि पश्चिमी देशों की ओर से लगी पाबंदियों के चलते वो मुश्किल दौर में है। तो ये चीज़ें हैं, यानी गेहूँ महंगा बिकेगा, रूस तेल सस्ता मिलेगा। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर। यूएस के डिप्टी एनएसए दिलीप सिंह के साथ व्यापार के खिलाफ भारत को दी चेतावनी। अकबरुद्दीन ने कहा यह कूटनीति नहीं, जबरदस्ती की भाषा ना बोलें। दरअसल भारत को 2 दिवसीय दौरे पर आए अमेरिका के डिप्टी एनएसए दिलीप सिंह ने भारत को चेतावनी दी, जहां एक तरफ वहीं सैयद अकबरुद्दीन ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा है कि दिलीप सिंह का बयान कूटनीतिक नहीं बल्कि ज़बरदस्ती की भाषा है। दिलीप ने अपने बयान में कहा था कि अमेरिका नहीं चाहता कि भारत की ऊर्जा और अन्य आयातों में रूस का हिस्सा बढ़े। इतना ही नहीं, यूएस डिप्टी एनएसए ने यह भी कहा भारत को ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि अगर चीन कभी एलएसी का उल्लंघन करता है तो रूस उसके बचाव में आएगा। यूएस डिप्टी एनएसए सिंह ने यूक्रेन पर युद्ध शुरू होने के बाद रूस पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। इजराइल में आतंकी हमले के बाद हाई अलर्ट, रमज़ान से पहले हिंसा की आशंका। फ़लस्तीन हमलावर के इजराइल के तेल अवीव में 5 लोगों की हत्या किए जाने के बाद इजरायली सुरक्षा और एजेंसियां हाई अलर्ट पे आ गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रमज़ान के पवित्र मुस्लिम महीनों से पहले बड़े स्तर पर हिंसा की आशंका जताई गई है। यह हमला पिछले 2 हफ्तों में 5वां हमला है और इन सभी हमलों में अब तक 11 इजरायली नागरिक मारे गए हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सालों बाद इतने कम वक्त में इतने अधिक इजरायली आम लोग मारे गए हैं। इजरायली सेना ने कहा है कि उनके वेस्ट बैंक में अपनी तैनाती बढ़ा दी गई है। इजरायल के विदेश मंत्री यार लापिड ने कहा है कि मई 2021 में गाजा युद्ध के बाद से इजरायली सुरक्षा अपने उच्चतम स्तर पर अलर्ट पर थे। इजरायल के अधिकारियों ने अप्रैल में मुस्लिम पवित्र रमज़ान के महीनों में हमलों में बढ़ोतरी के बारे में चेतावनी दी थी। इस अवधि के दौरान इतिहास में हिंसा बढ़ी है। हमले के बाद इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट ने सीनियर सुरक्षा अधिकारियों से बातचीत की और हिंसा की निंदा की। उन्होंने एक बयान में कहा है कि इजरायल घातक अरब आतंकवाद की लहर का सामना कर रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि हमारे सुरक्षा बल काम कर रहे हैं और हम दृढ़ता परिश्रम के साथ आतंक से लड़ेंगे। तो इजरायल में भी जो संकट है उससे लड़ने की तैयारी जारी। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। यूक्रेन, आपको बता दें रशिया यूक्रेन के बीच 16 से बढ़कर 30 हो गई। नाटो देशों की संख्या। चीन ने अमेरिका पर फोड़ा यूक्रेन युद्ध का ठीकरा। चीन ने शुक्रवार को अमेरिका पर यूक्रेन में युद्ध भड़काने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद नाटो को खत्म कर दिया जाना चाहिए। माना जा रहा है कि चीन के इस बयान के बाद अमेरिका के साथ पहले से ही तल्ख हो चुके रिश्तों में और खटास आ सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध में चीन ने कई मौक़ों पर मॉस्को का साथ दिया है। इसके लिए परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि ये शायद पहली बार है जब चीन ने रूस यूक्रेन युद्ध के मामलों में अमेरिका और नाटो पर इस तरीके से निशाना साधा है। दरअसल चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिंजियांग ने शुक्रवार को ये चीज़ें ब्रीफिंग के बाद कही थी। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने आतंकी को किया ढेर। दोस्तों, जम्मू कश्मीर शोपियां में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों को आतंकियों को मार गिराया। मारे गए दहशतगर्द की पहचान अभी नहीं हो पाई। सर्च ऑपरेशन जारी है। माना जा रहा है कि 1-2 और आतंकवादी वहां छिपे हो सकते हैं। घटनास्थल के आसपास लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। पुलिस के प्रवक्ता के मुताबिक आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने शोपियां के तुर्कवा मगांव में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया था। उन्होंने बताया है कि सुरक्षा बलों के जवाब एक विशेष क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। तभी वहां छिपे आतंकवादियों ने उन पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद मुठभेड़ हो गई थी। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर। बीजेपी मुख्यालय पहुंचे नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउवा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया स्वागत। नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउवा
3 दिन के भारत दौरे पर दिल्ली पहुंच चुके हैं। भारत पहुंचने के बाद पीएम देववा सबसे पहले बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववा को पत्र लिखकर उन्हें भारत दौरे के दौरान मिलने की इच्छा जाहिर की थी। हालांकि ये पहली बार है कि नेपाल का कोई सर्विंग प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय जाकर पार्टी अध्यक्ष में से मीटिंग करने जा रहा है। इससे पहले साल 2007 से 8 में नेपाल में तत्कालीन प्रधानमंत्री पुष्पकमल प्रचंड ने भी बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन ये मुलाकात राजनाथ सिंह के आवास पर हुई थी, न कि पार्टी मुख्यालय में। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, अमेरिका से दूर हो रहे मुस्लिम देश थाम रहे चीन का दामन। मुस्लिम देश पाकिस्तान इन दिनों राजनीतिक उथल पुथल का शिकार है। प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। पाकिस्तान विपक्ष का दावा है कि उनकी सत्ता जाने तय है। इसी बीच इमरान खान ने एक चिट्ठी दिखाते हुए दावा किया है कि पाकिस्तान में सरकार को गिराने की साजिश जो है वो अमेरिका की तरफ से की जा रही है। विदेशी ताकतें हैं, इसके पीछे विदेशी ताकतें हैं। बताया जा रहा है कि वो चिट्ठी एक डिप्लोमेटिक लेवल की है, जो अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व अध्यक्ष असद माजिद खान की तरफ से पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को भेजी गई थी। हालांकि आपको बता दें कि ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अब जो मुस्लिम देश हैं उनका झुकाव जो है वो चीन की तरफ जा रहा है। एक और अपडेट, पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी। एनआईए की मुंबई ब्रांच को मिला धमकी भरा ईमेल। दरअसल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए की मुंबई ब्रांच को एक धमकी भरा ईमेल मिला, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी गई। एनआईए ने ये डिटेल अब दूसरी एजेंसियों को भेजी हैं। मेल में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री पर 20 किलोग्राम आरडीएक्स से हमला करने की योजना है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में सुरक्षा एजेंसियों और अधिक जानकारी जुटा रही हैं, ताकि इस बात का पता चल सके कि पीएम मोदी की हत्या की साजिश को लेकर जो ईमेल भेजा गया है उनका स्रोत क्या है। ये हम चलते हैं, और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। रूस से सस्ते तेल खरीदने पर ज्ञान दे रही थी ब्रिटिश विदेश मंत्री जयशंकर ने की बोलती बंद। रूस बीते 1 महीने से यूक्रेन पर हमले कर रहा है। इसी बीच ब्रिटेन के विदेश मंत्री लिंज ट्रस भारत दौरे पे आई थी और उन्होंने भारत को ज्ञान देना शुरू कर दिया था, जिसके बाद ये बड़ी चीज़ें हैं। हम चलते हैं, और अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें, जहां पर गैंग रेप के आरोपी के घर चला बुलडोजर, यूपी में ताबड़तोड़ हो रहे एनकाउंटर। दोस्तों, दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की वापसी के बाद अपराधी बदमाश माफियाओं पर बुलडोजर चलने का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही योगी सरकार के एनकाउंटर मुहिम भी जारी है। सरकार गठन के बाद से पुलिस द्वारा लगाए गए एनकाउंटर किए जा रहे हैं और बदमाशों को गिरफ्तार किया जा रहा है। आलम यह है कि एनकाउंटर के खौफ से अपराधी थानों में खुद ही सरेंडर कर रहे हैं। आपको बता दें कि योगी सरकार पार्ट 2 के गठन के बाद बुलडोजर और तड़तड़ाई बदमाशों पर गोलियां चल रही हैं। चंदौली में पुलिस एनकाउंटर 50,000 का इनामी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही सीतापुर में 3 मुठभेड़ हुई है, जिनमें एनकाउंटर हुआ। फिरोजाबाद में मुठभेड़ के बाद लुटेरा गिरफ्तार हुआ। आगरा में मुठभेड़ के बाद बदमाश गिरफ्तार हुआ। बुलंदशहर में मुठभेड़ हुआ। 30 मार्च को बस्ती में एनकाउंटर हुआ। 31 मार्च को गोंडा में मुठभेड़ के बाद रेप का आरोपी गिरफ्तार हुआ। बलरामपुर में एनकाउंटर के बाद गो तस्कर गिरफ्तार हुआ। सहारनपुर में गैंग रेप के आरोपियों के घर बुलडोजर चल गया। तो दोस्तों, लगातार जो है बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पे आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा पे चर्चा की। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा पर चर्चा में महंगाई पर चर्चा कब करोगे, ये विपक्ष कह रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कई चीज़ें कही हैं। पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा करके छात्रों को जो ज्ञान दिया, उससे छात्र काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि हमें परीक्षा पे चर्चा करते हुए किनारों पर आकर डूबने से डर नहीं करना चाहिए। पीएम मोदी ने जो कुछ कहा वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल पीएम मोदी के इस परीक्षा पे चर्चा काफ़ी चर्चा में रहा। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पीएम मोदी ने कहा कि मैं, आप या आपके माता पिता यहाँ और लोग हैं जिनके माता पिता तनाव में हैं। अगर हम परीक्षा को त्यौहार बनाते हैं तो जीवंत महसूस होगा और खुशियाँ देगा। एक सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का देश के हर वर्ग ने तहे दिल से स्वागत किया। गुजरात के वडोदरा ने भी उन्होंने कहा कि कई चीज़ें कही हैं। आप जो है स्ट्रेच में कोई काम ना करें, आप रिलैक्स होकर परीक्षा को परीक्षा के रूप में ना देखें, इसको एक त्यौहार के रूप में देखें और पढ़ाई करें, यानी अध्ययन करें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो, और सीखने पर जोर हो, ना कि रटने पर, और परीक्षा के रूप में ना देखें।
हम चलते हैं और अपडेट। मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाने का आरोप, सरकार ने जाकिर नाइक की संस्था IRF पर लगाया 5 साल का बैन। गृह मंत्रालय ने बुधवार को जारी एक अधिसूचना में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन IRF को गैर कानूनी एसोसिएशन घोषित किया और इस पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। मंत्रालय ने सूचना में कहा है कि IRF के संस्थापक जाकिर नाइक के भाषण आपत्तिजनक थे और वो अज्ञात आतंकवादियों की प्रशंसा करते रहे और ये भी घोषणा करते रहे कि हर मुसलमान को आतंकवादी होना चाहिए। सूचना में आगे कहा गया है कि IRF संस्थापक युवाओं के इस्लाम में जबरन धर्मांतरण को भी बढ़ावा दे रहा है, आत्मघाती बम विस्फोटकों को सही ठहराता है, हिंदू देवताओं और अन्य वर्गों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट करता है जो अन्य धर्मों के लिए अपमानजनक है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। तापी गैस पाइपलाइन पर बनेगी बात, प्रोजेक्ट शुरू करने में तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान दिखा रहे हैं रुचि। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान 1800 किलोमीटर लंबी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत पाइपलाइन तापी गैस पाइपलाइन के कार्यान्वयन को बढ़ावा देगा जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होती हुई भारत आएगी। तो ये चीज़ें भी निकल के आ रही हैं। फिलहाल एक और अपडेट, भारत ने रचा इतिहास, राज्यसभा में 100 सदस्य वाली बनी पार्टी। 1990 के बाद पहली बार किसी पार्टी को मिली इतनी सीटें। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई जहां भाजपा 1990 के बाद से राज्यसभा में 100 से ज़्यादा सीटें जो है जीतने वाली पहली पार्टी बन गई है। गुरुवार को हुई इस चुनाव में असम, त्रिपुरा और नागालैंड में भाजपा ने एक सीट जीतकर जय दर्ज की। इसके बाद भाजपा पहली बार राज्यसभा में 101 सदस्य होने की उपलब्धि पर पहुंच गई है। ऊपरी सदन में 32 साल बाद किसी पार्टी ने इन आंकड़ों को हासिल किया। हाल ही में 6 राज्यों में 13 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव हुए। इनमें असम में 2 सीट, हिमाचल प्रदेश में 1, केरला में 3, नागालैंड में 1, त्रिपुरा में 1, पंजाब की 5 सीटें शामिल हैं। भाजपा ने पंजाब से अपनी 1 सीटें खो दी हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों और हिमाचल प्रदेश की 1-1 सीटें पे जीत हासिल कर ली है।